हमने पिछले वीडियो में देखा वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में भारत में जो सभ्यता फैली वो वैदिक सभ्यता थी। वेदों की रचना होने के कारण उस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद की रचना हुई थी, ठीक है ना। वैदिक कार्यों के बारे में हमने देखा और आर्यों के बारे में जाना कि आर्य मुख्य रूप से कहाँ से आए हुए थे। अलग अलग विद्वानों के मतों को हमने जाना कि अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के बारे में अपनी अपनी विचारधारा को किस प्रकार से रखा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि आर्य जो थे इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, जिसकी जानकारी के स्रोत है हमारे पास ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद जो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के इतिहास की जानकारी का स्रोत है, ठीक है। ऋग्वेद से हमें 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की इतिहास का स्रोत हमें मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो आर्यों का निवास स्थान था इस दौर में ये सप्त सिंधु क्षेत्रों में आकर के बसे, जहाँ की प्रमुख नदियां थी सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ठीक है। तो ये सप्त सिंधु प्रदेशों में आकर के आर्य सबसे पहले भारत के पश्चिम उत्तर भागों में बसते हैं। यहाँ से आर्यों का विस्तार बढ़ता है और आर्य अफगानिस्तान तक फैल जाते हैं। आर्यों का अगर हम भौगोलिक विस्तार देखें तो ये अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब तक और भारत में जो उत्तर प्रदेश है उसकी पश्चिमी सीमा तक की पूरी आर्य सभ्यता का एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। वैदिक संहिता में 31 नदियों का वर्णन मिलता है। जो वैदिक संहिता है उसमें 31 नदियों का वर्णन मिलता है, लेकिन ऋग्वेद से हमें नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियां सिंधु नदी थी। जहां की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी, वही सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, ठीक है। ये आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानकारी था। भौगोलिक विस्तार के बाद हम आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे, वैदिक सामाजिक स्थिति के बारे में। ऋग्वेद में समाज पितृ सत्तात्मक था, यानी कि पिता प्रधान समाज थी, ठीक है। अपनी पहचान के लिए पिता के नाम का या पिता का सहारा लिया जाता है, ठीक है। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक थे, ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करता था, ठीक है। ऋग्वेद में समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार कहा जाता था और परिवार के मुखिया पिता हुआ करते थे। कुल्प, ठीक है। परिवार के मुखिया को ऋग्वेद में कुल्प के नाम से पुकारा गया है। पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी महिलाओं को यथाचित सम्मान प्राप्त था, ठीक है। महिला संयुक्त परिवार की प्रथा चलती थी, ठीक है। ऋग्वेद में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, ठीक है ना। और वर्ण व्यवस्था का भी इसमें हमें वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, वर्णित पुरुष सूक्त से हमें ऋग्वेद में क्या मिलता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था का जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब जानते हैं वर्ण व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल हैं। ब्राह्मण का कार्य होता था समाज के अंदर ज्ञान देना, ठीक है, लोगों को ज्ञान से परिचित कराना। क्षत्रियों का काम होता था समाज के अंदर सुरक्षा प्रदान करना। वैश्य का काम था पूरे समाज का भरण पोषण करना तथा व्यापार के कार्य को देखना, बिजनेस देखना। और शूद्र का काम था समाज की सेवा करना, ठीक है। और यह जो था ये कर्म के आधार पे वर्ण हुआ करता था, ना कि जन्म के आधार पे, ठीक है। एक ही परिवार में हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी देखे जा सकते थे। एक ही परिवार के अंदर इन चारों वर्णों को भी हम देख सकते थे। यदि परिवार का कोई एक सदस्य समाज के अंदर ज्ञान देने का काम करता है तो उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। अगर दूसरा व्यक्ति समाज की सुरक्षा के अंतर्गत कार्य करता है तो उसे क्षत्रिय
तीसरा व्यक्ति अगर समाज में बिजनेस का काम करता है या पूरे समाज का भरण पोषण करने के लिए व्यवसाय करता है तो उसे वैश्व, और जो सेवा देने का काम करता है समाज के अंदर उसे शूद्र कहा जाता है। ये चारों वर्णों को एक ही परिवार के अंदर भी देखी जा सकती थी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था जो था वो जाति के आधार पे ना होकर के, जन्म के आधार पे ना होकर के वो कर्म के आधार पे थी। ठीक है। और कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख्य से ब्राह्मण का जन्म, विराट पुरुष के मुख्य से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है।